मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होगा, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन है जिसके अलोंग कोई ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है जो कि मूव कर सकता है। ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन के अलोंग पार्टिकल अगर मूव कर सकता है तो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल हो, ये वर्टिकल भी हो सकती है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या करा, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया तो वो जाकर के वापस आता है, सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। या फिर एक कार है हॉरिजॉन्टल रोड पे आगे बढ़ रही है, या पीछे भी आ सकती है, सिर्फ आगे जा रही है, वो भी एग्जांपल हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन का। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन को हम 1D मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। इसको भी हम क्लासिफिकेशन में देख लेंगे, लीनियर मोशन, है ना, ये इसके नाम है। मोशन क्या होता है बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट होना चाहिए, अभी तो हमने देखा, लेकिन मोशन क्या होता है, मोशन इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम बोलते हैं कि वो मोशन में है। अगर चेंज नहीं करता, अगर चेंज नहीं करता, इफ नॉट चेंजिंग, तो हम उसको बोलेंगे कि वो रेस्ट पे है या फिर स्टेशनरी है। ठीक है ना। नेक्स्ट चीज, हम पोजीशन कैसे बताएंगे। जैसे हमने बोला कि अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो जैसे यहां पर है कोई पार्टिकल, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, कैसे पता चलेगा, उसकी लोकेशन बदलेगी ना। ठीक है। अब फिजिक्स में हम ये चीज कैसे बताते हैं, हम पोजीशन को बताते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट्स की मदद से। कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम पोजीशन को बताते हैं, और आगे हम जब वेक्टर्स पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स या फिर पोजीशन वेक्टर की मदद से, पोजीशन वेक्टर की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मोशन को हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, और उसी से हम देखेंगे कि कैसे हम कोऑर्डिनेट्स की मदद से पोजीशन बता सकते हैं। जैसे मोशन को क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट में, 1D 2D एंड 3D। ठीक है, जहां दिक्कत होगी वहां बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक बार आप लोगों ने सभी ने रीड कर रखा है तो हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है। तो मैं बता सब कुछ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में, और जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे टाइम ज्यादा दूंगा। 1D मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, कहीं भी जा सकता है। तो एक तो होगी हमारे पास ओरिजिन। ठीक है। अब पोजीशन कैसे बताएंगे, जैसे हमने एक्स की वैल्यू बता दी, यहाँ पे हमने बोला एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर या 2 मीटर या 5 मीटर, तो उसकी मदद से हमें क्या पता चल जाती है, लोकेशन पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट है कहाँ पर। ठीक है। सेम चीज हम वर्टिकल मोशन में भी कर सकते हैं ना, वर्टिकल मोशन में भी कर सकते हैं हम सेम चीज। ठीक है। अब 2 डायमेंशनल मोशन की अगर हम बात करें, तो 2 डायमेंशनल मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। एक प्लेन में मोशन की हम बात करते हैं, ठीक है ना। प्लेन क्या होता है, प्लेन को हम समझने की कोशिश करते हैं। प्लेन इज बेसिकली हमारे पास कोई है फ्लैट सरफेस ऑफ जीरो थिकनेस या नियरली जीरो थिकनेस, ऑफ नियरली जीरो थिकनेस। मतलब जब आप प्लेन को इमेजिन करोगे या 2D को इमेजिन करोगे, तो जैसे आप एक हाँ, ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन है अपनी, या लैपटॉप जो भी मोबाइल में जैसे भी देख लो, उस स्क्रीन को आप इमेजिन कर सकते हो, या बोर्ड को एग्जाम इमेजिन कर सकते हो, या अपनी कॉपी के पेज को इमेजिन कर सकते हो आप। ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, वॉकिंग, हम जो वॉक करते हैं वो हम एक फ्लैट सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। या फिर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन जो हो गया, कोई भी सर्कुलर मोशन को आप किसी भी शीट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, या किसी सरफेस के ऊपर परफेक्टली कंफाइन कर सकते हो। इस वजह से सर्कुलर मोशन क्या हो गया, सर्कुलर मोशन एग्जांपल हो गया 2D मोशन का बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हम बोल सकते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। मतलब हमने यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऐसे, तो ये कुछ इस तरह से जा रहा है ना, एयर फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इसमें, और ये जो मोशन हो गया ये भी एक सरफेस पे ड्रॉ किया जा सकता है, इसलिए 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। राइट। नाउ 3D मोशन क्या हो गया, 3D में हम 3 डायमेंशनल स्पेस कवर करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम किसी बात कर सकते हैं किसी मॉस्किटो की, ठीक है, या कोई बर्ड हो सकता है, या एरोप्लेन हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये एक प्लेन में चल भी सकते हैं, और उस प्लेन के बाहर भी जा सकते हैं ना, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस क्योंकि कवर कर सकते हैं, तो ये 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे पोजीशन की, तो यहां पे पोजीशन हमने बता दी सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की मदद से, किस कहां पर, 1D मोशन में। अगर हम 2D मोशन की बात करें तो एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस मिलकर के कितना भी बड़ा 2D प्लेन हो उसको कवर कर सकते हैं। अब पार्टिकल कहां पर है, कहां पर है, ये आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट की मदद से बता सकते हैं, कवर कर सकते हैं इस प्लेन को और उसकी लोकेशन को फिक्स कर सकते हैं। जैसे कोई भी पोजीशन होगी उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा समय के साथ साथ। ठीक, मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन जो है वो एक पर्टिकुलर एक्स और वाई की मदद से आप बता सकते हो, समय के साथ साथ ये पार्टिकल मूव कर सकता है, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये तो इसकी वैल्यू तो एक्स और वाई की सेम ही रहेगी। सिमिलरली अगर 3 डायमेंशनल मोशन हमें चाहिए होगा तो हम इस तरह से एक्स वाई और जेड एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जेड एक्सिस को हमने ड्रॉ तो किया 2D प्लेन में, बट वी हैव टू सी इट लाइक कि ये परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है, स्क्रीन से परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है, लेकिन हम ड्रॉ नहीं कर सकते ना हवा में, इसलिए हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई बॉक्स है, तो ये बॉक्स है, ये हमने 2D प्लेन में ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये लग तो 3D रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे डेप्थ आप इसी इसी तरह से आप दिखा रहे हो ना, तो हमने जेड एक्सिस इसी तरह से ले रखा है। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो होगा वो आपको एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू से मिला के पता चलेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है बच्चों? नो सर। ओ सर। ठीक है, गुड। तो ये हमारे पास हो गया पोजीशन, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1D 2D 3D मोशन के। ठीक है, नेक्स्ट है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, हम काइनेमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं, और उससे भी पहले एक चीज देख लो कि अब ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास प्लस क्लॉक, क्योंकि हमें टाइम की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, है ना, क्योंकि टाइम नहीं पता चलेगा, पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब कुछ नहीं बता पाएंगे, राइट। तो ये सब मिला के कहलाते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम कैसे ऑब्जेक्ट की स्टडी करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका साइज, ठीक है, जिनका साइज या डायमेंशन, साइज या डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच मच लेस देन डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक ट्रेन को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। सपोज करो एक ट्रेन जा रही है दिल्ली टू मुंबई, तो दिल्ली टू मुंबई जो डिस्टेंस है, दिल्ली टू मुंबई जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है ट्रेन की खुद की लेंथ के कंपैरिजन में। तो इस समय में ट्रेन, जबकि हमें पता है कि हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये इस समय में पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। देन वी आर गोइंग टू स्टडी काइनेमेटिक्स फर्स्ट, क्योंकि मैकेनिक्स जो होती है, स्टडी ऑफ मोशन जो होती है, वो हम दो पार्ट में करेंगे, एक काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करेंगे मोशन की विदाउट इन्वॉल्विंग द कॉज विच इज फोर्स। ठीक है, कॉज या फिर फोर्स को हम इसमें से रिमूव कर देंगे। काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स में हम कंप्लीट स्टडी करते हैं, मोशन को भी स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, यानी फोर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि देखो ये सारा काम मैं 1 घंटे से ऊपर लगाता था पहले, लेकिन अभी है ना थोड़ा सा जल्दी हम कर सकते हैं इसको ना। तो काइनेमेटिक्स हम स्टडी कर रहे हैं ऑफ 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन की काइनेमेटिक्स हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, काइनेमेटिक्स ऑफ 2D मोशन, जिसमें हम 3D का भी अंदाजा लग जाए। ठीक है, देन वी विल गो फॉर काइनेटिक्स। ठीक है, तो यहां से हम काइनेमेटिक्स ऑफ 1D मोशन शुरू करेंगे, और ये शुरू कहां से होगा, बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको कवर करने के बाद है ना हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कवर करने के लिए क्या करता हूं, कोई डाउट है तो बताओ।
ठीक है, विल सेव सम टाइम, है ना। इसको हम टाइम को सेव करके कैसे करते हैं, मैं टेबल यहां से कट कर लेता हूँ ये पूरी उठा करके, हम यही पॉइंट्स जो हैं देखेंगे एक बार। कोई भी पॉइंट में दिक्कत होगी तो मेरे को बताना। तो बेसिकली क्या है कि जब भी हम कोई भी स्टडी कर रहे होते हैं किसी फिनोमेना की, तो हमें क्या चाहिए होती है, उससे रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी चाहिए होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे मोशन स्टडी करना है, अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे स्टडी करूंगा। मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो मैं कैसे बताऊंगा किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, कैसे डिस्कस कर पाऊंगा, राइट। ठीक है, वो चीज है बेसिकली। ठीक है, तो अब यहां पर मैं एक और दो एग्जाम्पल ले रहा हूं, और उसकी मदद से हम इसको वेरीफाई भी करते हुए चलेंगे। एक ऑब्जेक्ट है, ए से जाता है बी तक, विच इज 100 किलोमीटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए से जाता है बी तक, देन सी तक। सी कहाँ है, सी के लिए उसको वापस आना पड़ेगा थोड़ा सा, और ये 40 किलोमीटर है। सी जो है ये कितना है, 40 किलोमीटर है। ठीक है, तो हाथों हाथ इसके एक क्वेश्चन भी हो जाएंगे हमारे दो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये एक्स इक्वल टू 0 है, ये 100 मीटर्स है, 200 मीटर्स है, -100 मीटर्स है, -200 मीटर्स है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मेरे को एक बार बता दो, 1D मोशन में कितनी पॉसिबल डायरेक्शन है, कितनी पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकते हैं बच्चों हम 1D मोशन में। हम्म, कितनी पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकते हैं। सर 2 डायरेक्शंस। हाँ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है ना, तो दो डायरेक्शंस ही पॉसिबल है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर मैं पॉइंट ले रहा हूँ ए, बी, सी, डी, ई, और ये वाली जर्नी जो है ये शुरू होती है डी से, पार्टिकल जाएगा ई पर, और फिर पहुंचेगा ए पर। ठीक है, ये हमारी जर्नी। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताओ इनिशियल पोजीशन क्या हो गई। इनिशियल मतलब शुरुआती। ठीक है, तो यहाँ पर ए और इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, और यहाँ पे डी से हम शुरू कर रहे हैं, तो डी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी यहाँ पर। आप सर्कल कर लो चाहे। फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, सी यहाँ पर, तो ये फाइनल पोजीशन है सी। ठीक है, यहाँ पर फाइनल पोजीशन हमारी क्या है, ए है, ये हमारी फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, इनिशियल फाइनल पोजीशन मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप लोगों को, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, अगर हम अपने घर से निकल के किसी जगह पर जा रहे हैं, मान लीजिए हमें कहीं पर जाना है, स्कूल जाना है, या मतलब कोई क्लास जाना है, या कहीं और जाना है, तो हम जो कोई पाथ पे हम चलते हुए जाएंगे, उस पाथ की लेंथ ही क्या कहलाएगी, टोटल पाथ लेंथ ही क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, तो फाइनली डिस्टेंस क्या है, कितना आप चले हो वो डिस्टेंस, कितना आप चले हो वो डिस्टेंस है, और उसके लिए आपने जो रास्ता लिया है उसकी लंबाई अगर आप नाप दोगे तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को इन दोनों केस में आप डिस्टेंस निकाल के बताओ कितना कितना आएगा, पहले केस में और सेकंड केस में, जल्दी से बता देना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर पहले में तो 140 आएगा। ठीक है, और दूसरे में, मेरे को मतलब नहीं है बेटा, आप पहले से सोच के रखो आंसर, या कुछ भी है, मेरे को तो सर आंसर तो दूसरे में 500। 500 आएगा। 500 मीटर। तो पहले में क्या हो गया, ए से बी तक जाएगा डिस्टेंस, है ना, 100, प्लस बी से सी वापस आएगा 40। मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसमें तो ये हो जाएगा 140 किलोमीटर्स। ठीक है, और दूसरे में कितना हो जाएगा, 500 क्या, किलोमीटर, मीटर। मीटर्स। ठीक है, मीटर। इसमें डी से ई जाएगा, और ई से वापस आएगा ए तक, तो डी से ई जाएगा तो 100 हो जाएगा मीटर, प्लस, है ना, 100 मीटर ये हो गया, और प्लस वापस आने में कितना होगा, 100 100 के स्टेप है, ई से डी तक 100, 200, है ना, 100, 200, 300, 400, इस तरह से हॉप करते हुए वो आ सकता है। ठीक है,
ठीक है बच्चों, जी सर। तो 400 हो गया, ये हो गया टोटल 500 मीटर्स हो गया। ठीक है, डिस्टेंस 500 मीटर हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक पोजीशन ये है, दूसरी पोजीशन ये है, इसको इनिशियल पोजीशन बोला, इसको फाइनल पोजीशन बोला। ठीक है, अब आप जाओ कैसे भी, या आप मत भी जाओ, चाहे बीच में दीवार है, खाई है, या कुछ भी है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, यानी यहां से डायरेक्टली अगर आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो यही क्या कहलाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट में वर्ड ही यूज हो रहा है शॉर्टेस्ट। ठीक है, ठीक है, यानी अगर आपको इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जाना है तो इससे कम डिस्टेंस में आप जा ही नहीं सकते, इससे कम में आप जा ही नहीं सकते। तो यहां पर एक पॉइंट निकल के ये आता है कि डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट जो मैंने अभी बोला है, ये क्लियर है कि नहीं है बताओ? क्या बोला है मैंने? डिस्टेंस ऑफ अ जर्नी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जर्नी। बोलो, कोई डाउट है क्या बच्चों? रिस्पॉन्ड दो। नो सर। नो सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट? तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा छोटा ही होगा, या इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा? जब आप डायरेक्टली चले जाओगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे। जब आप डायरेक्टली चले जाओगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे। ये बस केस हो सकता है, अदरवाइज डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम वापस डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये हम पहले से जानते भी हैं, एक बार मैं वापस से बोल देता हूं। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बेटा जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती आमतौर पर। ठीक है, तो यहां पे लिखा भी है वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अच्छा, एक कंडीशन और है, ये वेक्टर के वक्त हम कंफर्म कर लेंगे, वैसे आप लोग पहले से ही जानते हो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वेक्टर के लिए एक्चुअली तीन कंडीशन होती है। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो होने चाहिए। मतलब नॉर्मल एडिशन जो होता है जिसमें हम 2 + 2 को 4 लिखते हैं, सेम चीज वेक्टर पे जरूरी नहीं है एप्लीकेबल। वेक्टर में 2 + 2 जीरो भी हो सकते हैं, 2 + 2 आप ये समझ लो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है। तो वेक्टर्स जिस तरह से ऐड होते हैं वैसे ऐड होना भी जरूरी है किसी क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा वापस एक बार बता देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनका मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन और वेक्टर की तरह ऐड हो। ठीक है, अगर नहीं पता है अभी वेक्टर कैसे ऐड होते हैं तो वेक्टर करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन हम जानते हैं, लास्ट ईयर सीबीएसई ने एग्जाम में भी दिया, करंट। है ना? तो करंट क्या है? करंट की अपनी डायरेक्शन होती है, लेकिन करंट वेक्टर होता है कि स्केलर होता है बच्चों? करंट, करंट स्केलर। स्केलर होता है, क्योंकि सर स्केलर। हाँ डायरेक्शन तो होती है उसकी, लेकिन वो वेक्टर्स की तरह ऐड नहीं होता, वो तो अलजेब्राइक एडिशन होता है वो करंट का, तो है ना, केसीएल से, किरचॉफ करंट लॉ से हमने करा था ना। ठीक है, तो वो है बेसिकली केसीएल से ऐड होता है, जो कि स्केलर एडिशन है बेसिकली। अब क्योंकि इसमें डायरेक्शन है और 1D में सिर्फ दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है बच्चों, तो एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक को नेगेटिव से, और इसीलिए ऊपर लिखा है कि, है ना, इसको आप दूसरा डिफरेंस कर लीजिएगा, ये पहला हो गया, और तीसरे नंबर पे इसको, तो इसीलिए हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। डिस्टेंस में कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, नेगेटिव नहीं होता है बेसिकली, पॉजिटिव या पॉजिटिव होता है, या जीरो होगा। ठीक है, डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो हमें नेगेटिव की जरूरत पड़ती भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्या बताते हैं? आपको डायरेक्शन बताते हैं, जो चीज यहाँ पे जो इस पॉइंट में मेंशन है। ठीक है, यू कैन मेक इट पॉइंट नंबर 2। अब डिस्टेंस इन अ जर्नी कैन नेवर डिक्रीज। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि आप चलोगे तो वो बढ़ता ही रहेगा, वो कभी घटेगा नहीं।
आप रुक जाओगे तो उतना ही रह जाएगा, लेकिन घट तो नहीं सकता ना। ठीक है, अब इसको इसको कैसे, है ना, यूज किया जा सकता है एग्जाम में, वो हम एक बार देखते हैं। कि जैसे एग्जाम में क्या हुआ कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया और बोला कि आप बताओ कि क्या ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है, या फिर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है, या फिर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है। तो आपको बताओ क्या, कौन से इनमें से डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। ए बी सी मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बताने में आंसर। क्या ए हो सकता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नो सर। नहीं क्योंकि होगा। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिस्टेंस जो है डिक्रीज हो रहा है ना, तो उसने वाला पॉइंट जो है वो चेक कर लिया। लेकिन वो चेक कैसे करा है उसने, ग्राफ की मदद से। तो उसने उसने ये भी चेक कर लिया कि आपको कॉन्सेप्ट आता कि नहीं आता, और उसने ये भी चेक कर लिया कि अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो उसको, ग्राफ को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, कंफर्टेबल हो कि नहीं ग्राफ के साथ। अच्छा, सेकंड डी ग्राफ हो सकता है क्या? नो सर। क्यों बेटा, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो बढ़ रहा है। पर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा, हाँ ये हो सकता है क्या? ये तो बढ़ रहा है हमेशा और नेगेटिव भी नहीं है। नहीं सर, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? सर एक टाइम के पॉइंट पे दो पोजीशन आ जाएंगी। एक टाइम पर दो डिस्टेंस नहीं हो सकते ना भाई। 5 मिनट के बाद 15 किलोमीटर भी चल गए और 50 किलोमीटर भी चल गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बढ़ रहा है भले से वो अलग बात है, बट सेम टाइम पर, सेम टाइम इंस्टेंट पर, सेम टाइम इंस्टेंट पर यू कैन नॉट हैव, वी कैन नॉट हैव मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बोलो क्या कहते हो? ठीक है, अब ये वाला पॉइंट भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। मैंने बोला डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पे ना मैं ऐसे बार लगा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं मॉड का साइन, और या मैग्नीट्यूड बताता है। क्योंकि आप डायरेक्शंस को कंपेयर नहीं कर सकते, डायरेक्शंस बड़ी या छोटी नहीं होती। हम डिस्टेंस में डायरेक्शन होती भी नहीं है वैसे भी। तो हम यहाँ पे किसको कंपेयर कर रहे हैं? ओनली मैग्नीट्यूड्स आर बीइंग कंपेयर्ड, आर बीइंग कंपेयर्ड, देयरफॉर मैंने यहाँ पे मॉड का साइन लगाया है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर हो गई है। तो डिस्टेंस रिड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा हमने एक चीज यहाँ पे नहीं करी है, वो कर लो पहले। मेरे को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो बता दो बच्चों, क्या आएगी? है, डिस्प्लेसमेंट तो बताया नहीं दोनों केस में आप लोगों ने। 60 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 60 किलोमीटर। ठीक है, तो डायरेक्ट होगा ना, ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी ड्रॉ हो गई है, तो लेकिन वो थोड़ा सा स्क्रीन पे हो जाता है, तो चल जाएगा ना काम। तो ये कितना डिस्टेंस है बच्चों? 60 किलोमीटर है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, तो 60 किलोमीटर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? सर 300 माइनस मीटर। 300। हाँ, राधिका आंसर नहीं दे रही हो बेटा, समझ में तो आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। हाँ, डी से डायरेक्ट जाना है आपको ए पर, क्योंकि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर डायरेक्ट जाना है। तो कितने स्टेप लिए? एक दो तीन, एक स्टेप, दो स्टेप और तीन स्टेप, है ना। और हर स्टेप कितने का? 100 मीटर का है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया? 300 मीटर्स, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक माइनस का साइन आएगा, क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट में जा रहे हैं, विच इज नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। एक्सेस में देखो आप, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज बढ़ रही है ना राइट साइड में, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो 300 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक और तरीका है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी फाइंड आउट यूजिंग चेंज इन पोजीशन फॉर्मूला, विच सेज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना।
तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन क्या है हमारी? फाइनल पोजीशन है हमारी यहाँ पर ए मतलब ए है ना फाइनल पोजीशन, देखो यहाँ पे। और ए का मतलब क्या हो गया? -200। तो इसको ब्रैकेट में रखो -200, अगर मैथमेटिक्स आपको कंफ्यूज करती है तो। फिर फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट। इनिशियल पोजीशन क्या है? 100। तो यहाँ पे 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, -300 मीटर्स आंसर आ जाएगा। और इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट बता पाएंगे। ठीक है, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमें निकालना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, कुछ और पॉइंट्स हैं हमारे जो हमें याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। वो क्या है कि डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी, आप ये देखो ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जैसे ही आपने इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन फिक्स कर दी, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया फिक्स। आप जाओ मत जाओ, बीच में खाई है, कुआं है, दीवार है, कैसे भी जा रहे हो, डजेंट मैटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया फिक्स। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी इसकी हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। ये हमने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो ये डायरेक्शन को, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो गया द मोमेंट आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन फिक्स कर दी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस तो आप ऐसे ऐसे भी जा सकते थे, यहां से गए वापस आए, फिर गए, कुछ वापस आए फिर गए। तो ये जो चीज है, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगी अभी फिलहाल। कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट हो गया, भाई रास्ता क्या आप एक ले रहे हो। और डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया? ये पोजीशन डिपेंडेंट हो गया, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, एक, है ना। अच्छा, ये जो होगा ये पोजीशन इंडिपेंडेंट हो गया, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा तो पाथ पे डिपेंड करेगा। पोजीशन इसमें क्या है? मतलब आप यहां से चले हो घूम फिर करके, अगर आप वहीं पर ही आ जाओगे तो भी डिस्टेंस जीरो नहीं है, कम भी नहीं होगा, बढ़ेगा ही। जो भी लेंथ है वो उसी से पता चलेगा अल्टीमेटली। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि पोजीशन क्या है, इनिशियल और फाइनल डजेंट मैटर, आपने कितना चले हो वो मैटर करता है। तो पोजीशन पे तो डिपेंड नहीं करेगा ना इनिशियल और फाइनल, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे। अच्छा, इसमें आप जाओ जैसे भी, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन फिक्स होते के साथ ही डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो जाता है। तो ये पोजीशन डिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, इट कैन ओनली इंक्रीज। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ सकता है, घट सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर आप घूम फिर करके सेम पोजीशन पे आ गए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, है ना, ये हमें पता है। ठीक है, तो डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, ये सब वो सब ये सब चीजें यहाँ पे लिखी है, राउंड द ट्रिप वगैरह क्या क्या जीरो होगा, ये मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। जैसे आप जहां से चले, अगर वापस वहीं पर आ गए तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी। तो x2 माइनस x1 जब आप करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो कट जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है? पोजीशन सेम, दोनों की वैल्यू सेम। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जीरो डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो हमें करना है, नेक्स्ट हमें जो करना है वो हमें करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये हम कवर करके फिर आज इतना ही रखेंगे, बाकी हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वैसे तो इसको डिटेल में समझाने में आपको पता ही है ना, मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा देता हूँ। एक एक पूरा लेक्चर जो होता है 1.5 घंटे का, वो इतना कवर करने में निकल जाता है प्यार से। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है, तो ताकि हम जरूरी चीजें जो दिक्कत करने वाली चीजें हैं उन पे फोकस कर सकें। ठीक है, चलो खैर, वही एग्जांपल्स हम यूज कर सकते हैं एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालने के लिए। ठीक है, जो हमने अभी लिखे थे। अब ए से गया बी तक और वापस आया सी तक, ये 40 था किलोमीटर और टोटल 100 है किलोमीटर्स ए। और हमारी जर्नी क्या थी? ए से बी और बी से सॉरी सी। तो इसमें हम मान लेते हैं हमें लगे 2 आवर्स और इसमें लगा हमें 1 आवर। तो अब हमें क्या निकालना है? स्पीड और वेलोसिटी हम निकालेंगे बच्चों, इस केस में और उस केस में भी हम निकाल लेते हैं। 0, 100 मीटर, 200 मीटर्स, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। -100, -200, ABCDE। हम जा रहे थे डी से ई एंड देन बैक टू ए। ठीक है, इसमें भी हम क्या कर लेते हैं? ऐसे ही मान लेते हैं 1 आवर और फिर 2 आवर।
ठीक है, ये हमने मान लिया। हमें इसमें भी क्या निकालना है बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी। ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे साथ साथ तैयार। नेक्स्ट, स्पीड और वेलोसिटी होते क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। स्पीड क्या होगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज। एवरेज पढ़ रहे हैं बच्चों, हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, जिसको हम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी भी लिख सकते, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी भी लिख सकते, ये टी है। ठीक है, ठीक है। अब आप ये देखो कि स्पीड और वेलोसिटी के लिए मेरे को आप दोनों केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या है, या सॉरी टाइम बताओ पहले कितना लगा। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, टोटल टाइम कितना लगा, 2 + 1 3 आर, यहाँ पे भी 3 आर, इसमें कितना लगा, यहाँ पे भी 1 + 2 3 आर, यहाँ पे भी 3 आर। जल्दी से मेरे को माइक ऑन करके बताओ कि टाइम में कोई डाउट है क्या, तीनों हर केस में टाइम 3 आर है, क्योंकि टाइम ऐड होकर के टोटल 3 आर ही बचेगा। नहीं सर, डाउट नहीं है। हम्म, अतुल और राधिका। डाउट नहीं है सर, ठीक। राधिका, राधिका डाउट है क्या भाई, आप ए से बी पर जाकर के सी पर पहुंचे तो टोटल टाइम आपको 3 आवर्स ही लगेगा, ठीक है, टाइम तो सेम ही लेना है, राइट। और यस जो सर। टाइम सेम हो गया बच्चों, और टाइम हमेशा पॉजिटिव भी हो गया, टाइम हमेशा पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। तो इन्वर्सली भी आप देख सकते हो, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी वगैरह वगैरह, वो देखेंगे खैर चलो बाद में। अभी ये देखो, ऊपर क्या आ रहा है ना, ये इंटरेस्टिंग चीज है। ऊपर डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। अब भी हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों का क्योंकि सेम है तो ये इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि स्पीड जो होगी, विच इज बेसिकली एवरेज स्पीड, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज स्पीड ओनली, और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो होगी, उन दोनों का मैग्नीट्यूड में ये रिलेशन इसमें भी आ जाएगा। एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, राइट। और इक्वल कब होगी, या तो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी, लेकिन इक्वल कब होगी, इक्वल तब होगी एवरेज स्पीड equals magnitude of average velocity when distance equal to displacement, मतलब आप डायरेक्ट चले जाओ, ठीक है, ये होगा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बोल रहे हैं कि स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दें तो वेलोसिटी मिल जाएगी, कभी कहते हैं कि स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दें तो वेलोसिटी नहीं मिलेगी। तो यहां पर क्या सही बात और क्या गलत बात है, वो हम एक बार समझ लेते हैं। बेटा एवरेज स्पीड प्लस क्या, डायरेक्शन। अगर हम किसी जर्नी में जा रहे हैं, एवरेज स्पीड हमने निकाल रखी है, और उसके साथ में आपको डायरेक्शन बता दूं कि हम कहां पहुंचे, तो वो आपको एवरेज वेलोसिटी बता देगा, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहा हो जर्नी में, ठीक है। ओनली व्हेन, जब आप डायरेक्टली जा रहे हो तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है एवरेज के केस में, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज एवरेज स्पीड का है ना, प्लस डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड मैच नहीं करेगा इनका, ठीक है। बताओ कोई डाउट है तो। सर आप इसको एक एग्जांपल से नो सर। समझा सकते हो? हाँ एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं ए से गया डायरेक्ट बी तक, ठीक है, ए से गया मैं डायरेक्ट बी तक 100 किलोमीटर, डायरेक्ट गया, तो मेरे को बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 100 किलोमीटर। टाइम मुझे लगा 2 आवर्स, तो दोनों के लिए टाइम भी सेम लूंगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा ना, क्लियर है ये।
हाँ सर। ठीक है, परंतु अगर मैं ए से बी तक तो गया 100 किलोमीटर्स, लेकिन मैं ना थोड़ा सा मन करा कि मैं थोड़ा सा एक बार आगे और चला जाऊं, लगभग 20 किलोमीटर्स, और उसके बाद वापस आऊं बी पर, मतलब अल्टीमेट पोजीशन मेरी बी है। तो क्या अब डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैग्नीट्यूड 100 किलोमीटर्स, और टाइम तो मेरे को सेम ही लगा है। टोटल ए से बी तक पहुंचने का टोटल टाइम जो ले लिया वो हमने अभी भी 2 आवर्स ही ले लिया सपोज करो, तो टाइम दोनों के लिए सेम है, तो फिर वैल्यू सेम थोड़ी आएगी बेटा, ठीक है सर। है ना? तो इस सिचुएशन में अगर आप डिस्टेंस के साथ साथ प्लस डायरेक्शन बता दोगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल जाएगा क्या आपको? ठीक है, लेकिन सॉरी, स्पीड के साथ, एवरेज स्पीड के साथ, मैंने थोड़ा सा ढंग से लिख देना चाहिए, है ना? इसके ये वाला, ये जो सिचुएशन है बेसिकली यही वाली सिचुएशन बन गई, है ना? और ये वाली जो सिचुएशन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड सेकंड सिचुएशन। फर्स्ट का एग्जांपल है ना, ये सेकंड का एग्जांपल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है। अब स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हम पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है, ये हमें पता है। अब एक बार एक चीज नोटिस ये करो कि देखो, डिनोमिनेटर दोनों का पॉजिटिव है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। न्यूमरेटर अगर डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव है, ये अच्छा, ये इसका तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है हमेशा, तो स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव हो ही नहीं, तय ही है ना, न्यूमेरिकली वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में आप देखो, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तब वेलोसिटी नेगेटिव होगी। और पॉजिटिव नेगेटिव बताते क्या हैं? पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन बताते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या इनिशियल से फाइनल पोजीशन हो जाएगी ये। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने ये बताया, ठीक है, दूसरा मैंने ये बताया, तीसरा, चौथा, या फिर ऐसे करके कर सकते हैं ना, कहाँ पे, चलो नंबर नंबर डालते रहेंगे बाद में। अभी रुक जाओ, ठीक है, नंबर नंबर देखेंगे बाद में। अभी पॉइंट्स देखो ये क्लियर है कि नहीं है, और मेरे को बताओ स्पीड रिड्यूस हो सकती है क्या? तो इसका आंसर है स्पीड रिड्यूस हो सकती है। हम ना डिस्टेंस से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। स्पीड में अगर आप धीरे धीरे चलोगे, मतलब टाइम ज्यादा लगाओगे, डिस्टेंस कम कवर करोगे, तो स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो टाइम पे भी डिपेंड करती है, सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो स्पीड कैन बी रिड्यूस्ड, स्पीड कैन बी रिड्यूस्ड, जबकि डिस्टेंस को रिड्यूस नहीं कर सकते हम समय के साथ साथ। ठीक है, और वेलोसिटी तो रिड्यूस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, एवरेज स्पीड नॉन जीरो होगी राउंड द ट्रिप या कहीं भी जाओगे तो, इसमें जीरो भी हो सकती है वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया, न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। क्या ये डिफरेंसेस क्लियर हैं आपको सारे, या इनमें कोई डाउट है? क्लियर है सर। राधिका आप जवाब नहीं दे रहे हो बेटा। राधिका, तो राधिका शायद क्लास में नहीं है। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। अभी ये देखो, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, इसको फिल कर लेते हैं बस, फिर हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, है ना? मैं एक दो बातें और बता दूंगा फिर ऑफ कर देंगे। चलो, क्या स्पीड, स्पीड के लिए हम क्या चाहिए, यहाँ पे ऊपर डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हमें कहाँ से कहाँ जाना है? ए से बी और बी से सी। ए से बी 100, बी से सी 40, 140 हो गए यहाँ पे किलोमीटर्स। सॉल्व कर लेंगे इसको। वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्टली जाना है ए से सी पर, ए से डायरेक्ट सी पर, विच इज 60 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे अगर स्पीड निकालनी है तो डी से आपको पहले ई पर जाना है, देन ई टू ए जाना है, तो 100, वही 500 आ जाएगा पहले की तरह, है ना? दो तीन चार पाँच, दो तीन चार पाँच, हाँ ठीक है। और वेलोसिटी के लिए कितना आ जाएगा? -300 मीटर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट -300 था। ठीक है, सेम एग्जांपल हमने ले लिया, इससे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। ठीक है, शीट थोड़ा सा अभी दिन में भेजूंगा मैं, है ना? ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। सर कुछ नोट करना है क्या नोटबुक में कुछ ऐसा? नहीं, ये मैं भेज दूंगा आपको पीपीटी,
है ना। तो इस पीपीटी में से आप देख लेना, जो भी आपको ठीक लगे वो आप नोट कर सकते हो, पहली चीज। दूसरा, शीट भेज दूंगा, वो सॉल्व कर लेना, ठीक है, उससे काम चल जाएगा, ठीक है। और मेन तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसमें से सिर्फ वही पॉइंट नोट कर लेना जो आपको लग रहा है कि कोई थोड़ा सा पॉइंट है याद नहीं रहता, दिक्कत करता है, या याद नहीं रहेगा, कुछ डाउट लग रहा है, या समझने में हेल्प कर रहा है, फ्लो बनाने में हेल्प कर रहा है, वो सब चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कोई बात